नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त चुनाव एक्सप्रेस महाबहस आप सीधा वाराणसी से लाइव देख रहे हैं। चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की कुल 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। कुल जो अंतिम 2 चरण हैं, वो न सिर्फ यूपी बल्कि पूर्वांचल और यहाँ की सियासत की दशा और दिशा को तय करेंगे। इस पूरी सियासी लड़ाई का केंद्र बिंदु बन चुकी है मोदी की काशी। पीएम मोदी जीत की हैट्रिक के लिए एक बार फिर से काशी से ही मैदान में है और इस जीत को रिकॉर्ड ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से जी जान में जुटी हुई है। अब आखिरी घमासान के लिए काशी का मैदान तैयार है, तो वही सवाल ये भी है कि इस नंबर 1 के खेल में कौन पास होगा और कौन फेल होगा। महादेव की नगरी काशी से आज चुनाव एक्सप्रेस में सबसे बड़ी बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। काशी का मैदान, आखिरी घमासान। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे। नंबर का खेल, कौन पास कौन फेल। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी। पूर्वांचल की लड़ाई में अग्निवीर परीक्षा कि जो जनता गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। पहले चरण में जो गुस्सा दिखाई दिया था सरकार के खिलाफ, आज गाजीपुर में आकर के वो 7वें आसमान पे दिखाई दे रहा है। अब भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। राजनीतिक पुरवाई किसकी आई। पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जानता है, मोदी जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। विकास जितना काशी में हुआ है, मोदी जी ने कहा है, ये तो एक झलक है, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म विकास की आगे बढ़नी है। काशी में शोर, पूर्वांचल चलेगा किस और। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है और साथ ही जुड़ बनारस की जनता भी। जोरदार तालियां बजा दीजिए बनारस की जनता एक दूसरे के लिए और सभी मेहमानों के लिए, क्योंकि आज मंच पर जिन लोगों को आप देख रहे हैं वो किसी न किसी रूप में आपके घर पर वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। किसके दावे में कितना दम है, ये बनारस की जनता तय करेगी, देश की जनता तय करेगी। लेकिन बड़ी बात ये कि देश का जो आम चुनाव है वो बिल्कुल अब अपने अंतिम दौर में आ खड़ा हुआ है। 7वें चरण का, अंतिम चरण का मतदान देश में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं पूर्वांचल की, उस हिस्से की उत्तर प्रदेश की जो वहां की सियासत की दशा और दिशा करने जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रियंका गुप्ता जी हैं हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार जो हर मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं अखिलेश मिश्रा जी हमारे बीच में, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, हमारे खास मेहमान हैं। और शिक्षाविद डॉक्टर भावना त्रिवेदी जी भी हमारे बीच जुड़ गई हैं, जो जन जन की बात, स्टूडेंट्स के और आप सभी के मन की बात की हमसे चर्चा करेंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सवाल प्रियंका जी आपसे यही, क्योंकि थोड़ी देर में हमारे बीच में बीजेपी के प्रवक्ता होंगे और समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता होंगे, कुछ ही क्षणों में हमारे सामने होंगे वो। लेकिन सवाल आपसे यही सबसे पहले कि फिलहाल जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है चुनाव के दौरान, हम देखें ऐसा लगता है कि अंतिम चरण आते आते गर्मी की जो तपिश बढ़ रही है उसके साथ साथ भाषणों की और बयानों की तपिश भी बढ़ती जा रही है। ये जो सियासत का आर पार फिलहाल चल रहा है
क्या इसी पे है ये 7वां चरण? काशी की धरती पर आज आकर मैं सभी लोगों का नमन करती हूँ। ये धरती वाकई में पावन धरती है और मैं यहाँ आकर एक बात से बिल्कुल विचलित हूँ। धरती ने जिनको सांसद चुना उनकी जो भाषा की मर्यादा है वो लोकतंत्र की मर्यादा के विपरीत चल रही है। बताइए, प्रथम चरण से जो चुनाव शुरू हुआ वो चल के कहाँ गया? प्रथम चरण में जो चुनाव शुरू हुआ वो मछली पे गया, मटन पे गया, मंगलसूत्र पे गया, टोटी पे गया। उसके बाद अब भाषा की मर्यादा भी जो है पूरी तरह से जिसको कहना चाहिए कि खत्म हो गई है और शुचिता भी खत्म हो गई राजनीति में। मुजरे जैसे शब्द का प्रयोग किया गया राजनीति में विपक्ष के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही मर्यादा है यहाँ की? क्या यही लोगों को पसंद है? इस देश में 50% आबादी महिलाओं की रहती है और महिला होने के नाते मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वही कर सकते हैं जो हार की हताशा से डरे हुए हों। तो यानी कुल मिलाकर माफ कीजिए, कुल मिलाकर जो बात है वो बयानों पर आकर टिक जाती है। और इस बीच समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सोनकर जी भी हमें कर चुके हैं। स्वागत है सत्यप्रकाश जी। और सवाल यहाँ पर आपसे यही कि बताइए, जनता के मुद्दे कहाँ हैं? आप लोग तो कहा करते थे महंगाई की बात करेंगे, रोजगार उठाएंगे, और भी बहुत सारे मुद्दे आप लेकर के चले थे, लेकिन ये तो बयान गोलबंदी में चरण। नहीं, देखिए, पहली बार सबसे पहले आपके चैनल और आपका इस काशी की धरती स्वागत करता हूं। और बात रही 2024 के इलेक्शन के मुद्दे, विपक्ष लगातार इंडिया गठबंधन के लगातार महंगाई, बेरोजगारी और तमाम उन वादों पे बात कर रहा है प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी से कि जिस मुद्दे को लेकर के आप हिंदुस्तान में आए थे और प्रदेशों में आपने सरकार बनाई थी, वो मुद्दे आखिर क्यों आपके जबान से गायब हैं? क्यों मुद्दे आज केवल धर्म और जाति और पड़ोसी मुल्कों पर अटक गए हैं? क्योंकि वो लगातार इन मुद्दों से भागने का काम कर रही है सरकार, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन विकास की तो बातें की जाती हैं भाजपा की तरफ से। अब प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम खड़े हैं, तो आप यहीं से शुरुआत कर लीजिए। बनारस की बात होती है तो लोग बाग 10 साल पैर कर रहे हैं। मैं अभी बनारस की जनता के बीच में भी माइक लेकर जाऊंगी। जिस घाट पर हम और आप शो कर रहे हैं, कहा जाता था ये बड़ा उबड़ खाबड़ था, बराबर में 80 घाटे उबड़ खाबड़ था, घाट पक्के हो गए, नावें चल रही हैं, टूरिज्म आ रहा है, काशी कॉरिडोर बन, क्या कुछ नहीं हुआ? मैं 2 मिनट का जवाब दे दूं अगर आप इंटरप्ट न करिएगा आपके सवाल का। आपने इस रविदास घाट की बात की, ये भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में कतई नहीं बना है। आपको याद होगा, इसी बनारस घाट पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की सरकार में गंगा महोत्सव होता था। आपको मैं बता दूं, इस सरकार में उसे भी बढ़ा दिया गया। आप क्या गंगा की डेवलपमेंट की बात करेंगे? और जहां तक गंगा सफाई की है, अभी 20 कदम आप आगे चलिएगा, आज भी नाले के तस बह रहे हैं। ठीक है, आप 80 घाट की उबड़ खाबड़ की बात करिएगा, वहां प्रधानमंत्री जी अगर गए होंगे तो आज भी देखे होंगे, जब उन्होंने फरसा चलाया था आज भी जस का तस मिट्टी पड़ाई है, आज भी मिट्टी साफ नहीं हुई, ना ही एक भी पत्थर बने हैं। और दूसरे डेवलपमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम डेवलपमेंट को प्राइम मिनिस्टर की अगर आंख से अगर आंकेंगे तो आप ये क्यों कहती है कि हम सड़कों की बात करेंगे? हम की बात करते हैं। जब वो मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए, मुझे 30 सेकंड। आप जब उत्तर प्रदेश में 30 लाख करोड़ क्यों साइन करते हैं? क्यों नहीं बनारस में एक भी उद्योग लगता है? क्यों बगल के ही हमारे चंदौली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारी उद्योग मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, इसके पहले HRD मिनिस्टर भी थे, क्यों नहीं एक भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई चीजें बनारस में लगी या चंदौली में लगी? क्यों आज बनारस जो है उस बेरोजगारी के पैमाने से झूल रहा है जिसको वादा करके अपनी सरकार 2-3 बातें आपने उठाई हैं सत्यप्रकाश जी, कि आप कह रहे हैं बनारस बेरोजगारी से जूझ रहा है, यहाँ पर कोई शिक्षण संस्थान नया नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, घाटों का कायाकल्प नहीं हुआ है। आखिर आप बताइए मुझे, आपकी तो पहुंच, एक पत्रकार की पहुंच तो जन जन से है, बहुत सी रिपोर्ट्स जो है आप भी करते होंगे, ग्राउंड पर जाते होंगे, लोगों से मिलते जुलते होंगे, क्या 10 साल में कुछ नहीं हुआ? आज 2019 से आज का फुटफॉल आप उठाकर देखिए, 10 गुना बनारस में है। ये जो टूरिज्म बढ़ा है, घर घर होटल खुल रहे हैं, होम का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो वो कौन लोग हैं जो यहाँ से सहमत हूँ। और सत्यप्रकाश जी को ये याद रखना चाहिए कि विकास के कार्य बहुत सारे हुए हैं बनारस में पिछले 10 साल के अंदर। जहाँ तक रोजगार की बात रही, सरकारी स्तर पे रोजगार लोगों को न मिला हो, एक शिकायत हो सकती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्रों में रोजगार के तमाम अवसर बढ़े हैं। वो चाहे एक रिक्शा ही अगर चलाने वाला है तो वो भी उसको रोजगार मिला। पर्यटकों की संख्या प्रतिदिन बनारस में औसतन 3.5-4 लाख
तीर्थयात्री बाहर से आते हैं को ठहराने के लिए होटल, जैसा आपने कहा कि रेस्टोरेंट, फिर एक होम स्टे का कॉन्सेप्ट आया बनारस में। आप लीजिए इसको, तो राजघाट से लेके और जहां हम लोग खड़े हैं वहां तक घाट के किनारे तमाम ऐसे घर हैं जहां एक लोगों के ठहरने की निजी व्यवस्था, निजी स्तर से लोगों को रोजगार का अवसर कहीं न कहीं सुलभ हुआ है। ठीक है, सत्य प्रकाश जी कुछ चाहते हैं, उसके बाद में भावना जी का रुख करूं। चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आप किसी के घर के होटल खुलने को आप प्रधानमंत्री का रोजगार नहीं मानेंगे, मुझे लगता है। हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं मैडम मेरी बात कंप्लीट होना है। हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, शिक्षण संस्थान की बात कर रहे हैं। आप ये लाइटें लगने वाली दिवाली की आप बात कर रहे हो, जो सरासर गलत है। अगर आप गुजरात को डेवलपमेंट का, अगर आप प्लेटफॉर्म मानते हो तो बनारस को भी वो होना चाहिए था। मेरा यही सवाल है। या उनके कमाने की बात कर रहे हैं या केवल और केवल सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं? वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं मैडम, कि आपने ये कहा कि रोजगार के मुद्दे पर आखिर होटल या शिक्षण संस्थाएं, या आप जिस पैमाने की आप बात कर रहे हो, हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, क्यों आप उनको छोटा आंक रहे हो? मैं कह रहा हूं, अगर गुजरात को वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मॉडल बनाते हैं उद्योग जगत का, तो वाराणसी क्यों छूता है? ये बड़ा सवाल है। मैं वही बार बार कहता हूं, आप इस चीज यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि वाराणसी विकास से अछूता है। चलिए, मैं जनता के बीच में इस सवाल को डालती हूं, और जो लोग इस पर जवाब देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं वो हाथ उठाए, मैं माइक लेकर आऊंगी। लेकिन उससे पहले कमेंट भावना जी से, जो शिक्षाविद हैं। भावना जी, BHU जिसको IIT का दर्जा मिला और यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट देश विदेश में डंका बजा रहे हैं, और बनारस में शिक्षा स्तर को कम करके आंका जा रहा है। क्या कुछ नहीं हुआ शिक्षा के क्षेत्र में? यहाँ पर भी कोई मुद्दा ऐसा था जो एड्रेस नहीं हुआ? देखिए, मैं काशी की जनता को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, काशीवासी हूँ, एकेडमिशियन हूँ, तो किसी पार्टीजन लाइन पे बात नहीं करूंगी, नागरिक के तौर पर बात करूंगी। जब एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि चुनाव के अंतिम फेज में हम आए हैं, मुद्दा काशी और पूर्वांचल है, तो काशी की अगर बात करूं तो निश्चित तौर पर पिछले 10 सालों में वाराणसी में डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा आम नागरिक मानता है। तमाम कमियां हैं, चुनौतियां हैं, खामियां भी हैं, ये भी हम कहेंगे, पर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यही वो बनारस है जहां 10 से 15 साल बच्चे स्कूलों से रैलियां निकालते थे, सड़कें नहीं थी। यही वो बनारस है जहां इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा घंटे यहां उपलब्ध नहीं हो पाती थी। यही वो बनारस जहां लॉ एंड ऑर्डर एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाराणसी और सराउंडिंग में रही। और आप अगर एक पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख लीजिए पिछले 20 सालों की, तो आप देखिए तमाम तरह की पूर्वांचल अलग बना देंगे, वाराणसी को राजधानी बना देंगे, ये सब कुछ जो डिमांड थी, ये कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट वाराणसी नहीं देख पा रहा था। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या सपोर्ट में बात नहीं कर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश के अंदर से राज्य अलग करने की बात हो रही थी, ये कहकर कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, विकास जल्दी होगा। अगर एक और इम्पोर्टेंट बात है, पूर्वांचल और वाराणसी से पिछले 20 अभी इस मोदी जी के कार्यकाल को आप छोड़ दें तो आप देखिए यहाँ से डिसाइसिव रोल में ना तो सेंट्रल लेवल पर रह पाई और ना स्टेट लेवल पर। वाराणसी किसी न किसी तरह से, मेरा अपना मानना है कि एक पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहा है कई दशकों तक। ये बात हम काशीवासी अब ये जो शब्द आपने डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल किया, ये इशारा किस तरफ है? कि मतलब पूर्व में अनदेखी हुई वाराणसी की, किस लिए? क्योंकि इसकी आध्यात्मिक छवि है, इमेज है। अगर यहाँ के काम या धार्मिक पर्यटन को विकसित करने का काम क्या राजनीति पे फंसे रहे? जी, अगर डेवलपमेंट राज्य सरकार का विषय है तो निश्चित तौर पर बनारस से आप 2017 के पहले के सिनेरियो को देखिए, यहाँ राज्य सरकारें जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज की रही हैं, बहुत वाराणसी पर ध्यान नहीं दिया गया। शायद इसी वजह से सड़क नहीं बन पाई, शायद इसी वजह से एयरपोर्ट और उसके सराउंडिंग्स डेवलप नहीं हो पाए, शायद इसी वजह से वाराणसी, देखिए हर शहर का अपना एक पोटेंशियल होता है। हम खाली किसी शहर को खाली इंडस्ट्री लगा के उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। वाराणसी का शहर की प्राकृतिक रिसोर्सेज, उसका मिजाज और उसका पोटेंशियल रीड करके लिए एक अलग, ये जिसको आजकल हम कहते हैं ना कि कस्टमाइज, ये हर शहर के लिए अलग हो सकती है, लेकिन वाराणसी की जनता इसको आंकेगी। चलिए हाथ उठाइए, मैं जनता के बीच जा रही हूँ, और करके जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके बाद हम रुक करेंगे सत्य प्रकाश सोनकर जी, जो कि अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट वाराणसी की जनता के लेना जरूरी है।
आइए सर, इधर आइए, आप कैमरे की तरफ देखिए। क्या नाम है आपका? रघुकुल यथार्थ। रघुकुल जी, ये बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? 10 साल में क्या बनारस की तस्वीर बदली है? मंच पर जिस तरह की बातें हो रही है, क्या आप उससे सहमत हैं? मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न है भाजपा के प्रवक्ता से कि मोदी जी पिछले 10 से यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बता दें कि बीएचयू के समकक्ष क्या वो यहाँ पे कोई शिक्षा संस्था, अस्पताल खोले हैं? क्योंकि इसके कई लाभ हैं। शिक्षा संस्था अगर खुलेगा तो गरीब शोषित घर के बच्चे बड़ी सस्ती अच्छी शिक्षा पाएंगे, और साथ ही साथ अगर अच्छा अस्पताल खुलेगा तो अच्छा उपचार हो पाएंगे। और सबसे यहाँ महत्वपूर्ण तो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट आया है और सुनने में आया है कि बिहार से लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। तो वही तो प्रश्न है, अगर बीएचयू के समकक्ष नहीं खुला है, वो टाटा केवल कैंसर के लिए सीमित है और बीएचयू अस्पताल समस्त समस्याओं बीमारियों के लिए होता है, और इससे देश की बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी को भी समाधान मिलेगा, क्योंकि बीएचयू अपने आप में एक बहुत बड़ा रोजगार का केंद्र है। और कोई? जी आगे आइए आप सर, कैमरे की तरफ आइए। आइए, अच्छा आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, कहाँ पे रहते हैं? नहीं, अब हम लोग बिहार से आए हुए हैं। अच्छा बिहार? जी हाँ, आरा से आए हुए हम लोग। पहले आए हैं बनारस? अपने वाइफ के साथ पहली बार आया हूँ। माँ भी पीछे बैठी हुई है और मजा आ रहा है घूमने में। काशी गर्मी बहुत ज्यादा है, 42, 43, 44 डिग्री टेम्परेचर है। बाकी बाबा का काशी जो है, और अभी उस पे घूम के मैं आया हूँ। सवाल देखिए, कुछ सवाल है मोदी जी का जो है, मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, लेकिन सरकार को जो बाहर के पर्यटक जो आ रहे हैं उनके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो आ रहे हैं तो टेम्पू चालक या जो गाड़ी वाले हैं वो रेट बहुत ज्यादा चाह रहे हैं, अनमाना तरीके से रेट मांग रहे हैं। मतलब टूरिज्म बढ़ा है तो आप चाह रहे हैं कोई एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, करप्शन भी जिससे लोगों को बहुत ज्यादा महंगा हो ऐसी जगह असुविधा। एक्चुअली क्या है ना मैडम, आप भी आप कैमरा माइक रख दीजिए और आप बाहर जाइए घूमने। एक बंदा 300 बोलेगा, एक बंदा उसी का 100 रुपया बोलेगा। समझ ही में नहीं आ रहा है कि 100 रुपया भाड़ा है या 300 रुपया भाड़ा है। तो ये वैसे आमतौर पर देखा जाता है, जहाँ पर पर्यटन ज्यादा होता है तो लोग ऐसा मानते हैं कि आपको बढ़िया बार्गेनर बनना पड़ता है, और महिलाएं तो एक्सपर्ट। जी बिल्कुल, ये तो है ही। कैसा लग रहा है वैसे काशी है बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही मतलब यहाँ पर सेरेनिटी है, कुछ शांति है, यहाँ पे बहुत पीस है। तो सरकार जब अपने कामकाज गिनाती है तो वो वुमेन सेफ्टी की भी बात करती है, वो वुमेन को एम्पावरमेंट करने की भी बात करती है, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आपको लग रहा है कि कोई सच में ऐसा ग्राउंड पर महिलाओं के लिए कुछ हुआ है, या उनकी हुई है, या सिर्फ एक परसेप्शन बनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई महिला सेफ्टी नहीं है कहीं। अभी जहाँ से मैं हूँ, आप बिहार से आए? जी हाँ, जहाँ से मैं हूँ बिहार आरा से हूँ, बिल्कुल कोई सेफ्टी नहीं है, कोई पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, वुमेन टॉयलेट्स नहीं है, सब है तो ताला लगा हुआ है। तो क्यों बनाया गया आखिर उसे, जब उसमें ताला ही लगा के रखना है? तो मेरा सवाल, किसने लगाया ताला? जिसके घर में नहीं, जो निगम जो नगर निगम है हमारा, उसके थ्रू जो रोड्स के किनारे बनाया हुआ है। हमारे सांसद आर.के. सिंह है, पावर ऑफ इंडिया है, ऊर्जा मंत्री है देश के। उन्होंने कुछ कामें किया है, जैसा कि 4 लेन बना है, फिर उसके बाद रिंग रोड बनने वाला है, और वहाँ पे रमना मैदान का जो है सौंदर्यीकरण जो है वो। मतलब आप कह रहे हैं कि जो वादा किया गया था वो पूरी तरह से उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं? बिल्कुल भी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात पहुंचाने के लिए। आप दोनों बैठिए, कुछ और लोग रुक करते हैं। आइए आगे आइए, आप कैमरे की तरफ आइए। क्या नाम है मैडम आपका? सुशीला त्रिपाठी। सुशीला जी, क्या कहना चाहेंगी? कुछ बताना चाहेंगी आप, या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी जैसे लोगों ने? गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ और गाजियाबाद में वर्किंग हूँ। तो बनारस में दूसरी बार आ रही हूँ, तीसरी बार। 1998 में पहली बार आई थी, तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं तो कहूंगी कि गोरखपुर में भी बहुत ज्यादा विकास हुआ है, बनारस में भी बहुत हुआ है। क्या डिफरेंस देखा आपने? क्या डिफरेंस देखा? क्योंकि 98 आप कह रही हैं, 98 से अब 2024 में आप आई हैं, दशकों का गैप। यस, बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है हर चीज में, मतलब इनोवेटिव हो गया है। हम लोग इतना घूम रहे हैं, देख रहे हैं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती चेंज को, क्योंकि बहुत ज्यादा हो। अच्छा, किसी शहर के विकास को अगर पढ़ना हो, या आप भी होंगे या किसी शहर में हम जाते हैं, तो क्या देखते हैं वहाँ पर, जो आके हम कहते हैं कि यार वो शहर बहुत अच्छा था, या उस शहर में ये देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। अगर ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हम ऑटो वाले बहुत ले रहे हैं, तो काशी का तो बेनिफिट है ना, उस ऑटो वाले का तो बेनिफिट है। ठीक है, जो आ रहे हैं, टूरिस्ट को एक अच्छा बार्गेनर होना पड़ेगा। यस, टूरिस्ट को तो हर जगह बार्गेनर होना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा बार्गेन करेंगे तो वो मान भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट मैं तो कहूंगी बहुत अच्छा विकास हुआ है मोदी जी और योगी जी के राज में। और घाट, पानी, साफ सफाई, गंगा जी थोड़ा सा है, वो लगे टाइम। इतने सालों का काम 10 साल में नहीं हो सकता। मोदी जी को अभी 5 साल 10 साल अभी रहना पड़ेगा, तब जाके हो, टाइम लगेगा। और हर काम तुरंत नहीं होता है। मैं कहूंगी किसी भी चीज
होते थोड़ा टाइम लगता है। मतलब सकारात्मक सोच रखी जाए, यस उम्मीद। यस। चलिए ताली बजा दीजिए, पॉजिटिव सोच। आप बताइए मैडम, आप भी महिलाएं बनारस में रहती हैं? जी, मेरा नाम सुनीता मदेशिया है, मैं लंका से हूँ। अच्छा। लंका नगवा से हूँ। मैम मेरा कहना है, मेरे हस्बैंड कंट्रोल का दुकान करते हैं 250 नगवा जड्डिया में, तो इतना समाज सेवा कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि उन्होंने 3 महीना से कोई दुकानदार वाले को कोई पैसा देने का कोई बैंक में कोई बैलेंस ही नहीं आ रहा है कि मेरा दवा करे वो मैं की अच्छा, तो आपको मतलब पति से थोड़ा कंप्लेन है कि वो ध्यान नहीं है? नहीं, पति से क्या कंप्लेन है, मोदी से कंप्लेन, मोदी योगी से कंप्लेन, पति से क्यों कंप्लेन रहे? दुकान में पैसा क्यों नहीं आ रहा? हाँ, दुकान में क्यों पैसा, ये मोदी योगी जानेंगे क्यों नहीं आ रहा है। आपकी दुकान किस चीज की दुकान है? वो चल नहीं रही तो? राशन की दुकान है। कंट्रोल 250 बोल तो नहीं बचा डी में, तो उस पर काम नहीं हो रहा है? नहीं, सुबह 6 बजे फोन आ जाता है कि कब मिलियो राशन। ये तो नहीं कहते हैं कि कब तुम्हारी समाज सेवा की, तो समाज वाला तो नहीं कर रहा है कि उसका औरत का तन मिल कर समाज वाला तो दवा कर दे। तो यानी प्रशासनिक गड़बड़ी से परेशान है। और ये भी कहूंगी कि यहाँ तो क्या है, यहाँ लोग दूसरे का रोटी है, मान पुण्य का बेलना है, बस बेल रहे हैं, सेक रहे हैं, और दुनिया कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है ये क्या मालूम हो। चलिए, प्रशासनिक गड़बड़ी से परेशान है आप। और जी बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ, रहने वाला बलिया का हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, सत्यप्रकाश जी ने अभी कहा है लोगों से कि बगल में नाला बह रहा है, वहाँ आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, सीएनजी प्रोड्यूस हो रही है और नावों में उसको भरी जा रही है और उससे नाव का संचालन होता है। ऐसा नहीं है, यहाँ विकास हो रहा है, जो विगत 10 सालों में विकास हुआ है उसके पहले 70 सालों में नहीं हुआ है। 10 साल पहले कांग्रेस का शासन था, उस समय ये ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना। आज जाकर देखिए, उसका जवाब ये है, आज जाकर देखिए वहाँ सीएनजी प्रोड्यूस हो रहा है और पानी को सोध करके गंगा में। तो ये नावें डीजल से चला करती थी? डीजल चला करती थी, अब सीएनजी चल रही है, कुछ पेट्रोल से चल। धीरे धीरे इसका विकास होगा, आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप हर 50 किलोमीटर पर। ठीक है, आपने ये चीज बताई कि पर्यावरण के लिहाज से ये किया गया है कि अब बोट्स जो हैं उनका संचालन डीजल के बदले सीएनजी से हो रहा है और उसका व्यापक जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। जब यहाँ पर क्रूज आया था, मुझे याद है कि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि क्रूज का बनारस में क्या काम, या इससे नाविकों का भविष्य खतरे में आ जाएगा, इस तरह की चर्चाएं चली थी। अब तो कई साल हो गए, तो अब क्या स्थिति है दोनों? अब स्थिति ठीक है, नाविक भी कायदे से अपनी नाव चला रहे हैं। क्रूज पर जो बाहर सैलानी आते हैं, क्रूज से चलते हैं, सबका अपना अलग अलग स्टैंडर्ड्स है। नाव पर दोनों काम कर रहे हैं सर। और हर 50 किलोमीटर पर आप चलिए तो कहीं न कहीं ओवर ब्रिज 4 लेन आपको मिलेगा। देश का काफी विकास हो रहा है, 10 सालों में जो विकास हुआ है विगत 70 साल नहीं हुआ ही नहीं कहा। कुछ और लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं? बनारस से हैं आप? नहीं, मैं मथुरा से। मथुरा से बनारस घूमने आई हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा आपको और क्या ऑब्जर्वेशन आपकी है, क्योंकि टूरिस्ट हैं? हाँ जी, मैंने देखा कि तो काम मथुरा में हुआ है बीजेपी की तरफ से, और बनारस में जो हो रहा है अब वो डेवलपमेंट की तरफ ही जा रहा है। लेकिन सब लोग ये सोचते हैं कि जब डेवलपमेंट होगा तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की। क्या सरकार में जो लोग नहीं है, क्या उनका ये रोल नहीं है कि वो सफाई में या अपने जो भी अपना टूरिस्ट स्थल है उनका, वहां पर अपना योगदान। बिल्कुल, कूड़ा ना फेंकें, पानी की बोतल खाली हुई तो यूं ही ना डाल दें, कुछ चाट का आनंद लिया तो यूं ही ना फेंक दें। तो ये एक सिविक सेंस होता है, और सिर्फ बनारस की, मथुरा की या इसकी बात नहीं है, ये हर शहर के लिए होना चाहिए। क्योंकि निगम का काम अगर झाड़ू लगाना, सफाई करना है, तो लोगों का भी ये काम नहीं होना चाहिए कि वो बार बार गंदगी फैलाएं। मैम, टूरिस्ट के लिए सब ये भी बोलते हैं कि महंगाई हो रही है। ये सोचिए कि जब पार्किंग बनी हुई है, वहां से टूरिस्ट जो है मंदिर तक जा रहा है, वो ई रिक्शा है उसके थ्रू जा रहा है, तो उनको रोजगार मिल रहा है ना। और वो सीएनजी है या बैटरी से है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। सोचिए, सारी गाड़ियां अगर मंदिर तक जाएंगी तो पॉल्यूशन कहाँ जाएगा? जी, सबसे पहले तो जय श्री राम, क्योंकि जो हम भारत से हैं और हमारे जो सनातनी धर्म में और हमारा जो सबसे इतिहास है, हमारा सबसे मैं यही 2 शब्द कहूंगा, जय श्री राम। ठीक है, आप आइए, आप तो ये हैं, क्या कहना चाहेंगे, फिर मैं चर्चा में लौटूंगी। नमस्ते मैम, मेरा नाम अटल सिंह है और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 3य वर्ष का छात्र हूँ। क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैम, यहाँ पे जूलॉजी, जंतु विज्ञान जूलॉजी पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। तो गंगा के अंदर जो जीव हैं, आप सुरक्षित हैं? साफ सफाई का कुछ असर हुआ? नहीं मैम, ये अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में अगर काम कर रहे होंगे और प्रतिदिन
भी अगर इसमें अगर जागरूकता से अगर देख रहे होंगे तो उनको भी पता होगा कि जितने भी फंड्स वगैरह आते हैं ना, वो सिर्फ जिसको बोलते हैं सिर्फ कागजी तौर पे होता है। और हमारे यहाँ पे एक चीज प्रचलित है कि यहाँ पे लोग एक्चुअल में गंगा की सफाई से ज्यादा ग्रांट्स मिलने पे, कि हमको रिसर्च के लिए 10 लाख रुपए का ग्रांट जाए, 20 लाख। लेकिन एक चीज बताइए, जो लोग बाहर से आते हैं, कई साल बाद वापस आते हैं, वो तो इस बात को कह रहे हैं कि हाँ सफाई हुई है, ऐसा नहीं है कुछ भी साफ नहीं हुआ। तो कोई भी चीज अगर दशकों से उसमें इसी तरह का मैल या मिलावट था तो उसको साफ होने में टाइम लगता है। एक आंदोलन छिड़ा है, उसमें पब्लिक की भी भागीदारी है, सरकार का भी कर्तव्य है, तो क्या कोई परिवर्तन नहीं आया? गंगा पूर्व से कोई स्थिति नहीं बदली? मैम, इस मामले में तो मैं मतलब सकारात्मक तरीके से कहूंगा कि परिवर्तन तो आया है, लेकिन परिवर्तन की गति अभी भी बहुत धीरे है। और रही बात इस चीज, मैं इस चीज का प्रशंसनीय भी हूं कि मोदी जी जिस तरह से नमामि गंगे वगैरह प्रोजेक्ट को लाइक उसके लिए इतना अपना समर्थन और अपना मतलब अपना ऊर्जा लगा रहे हैं। पर सबसे जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो हर लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका एक लेवल है, फिर उसके नीचे हायरार्कीज होती हैं, तो अब नीचे जो काम होता है ना उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसी वजह निचले स्तर पर कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं जिसके कारण आपको लगता है कि काम धीमा पड़ जाता है। जी। और इसके अलावा मैम, मैं एक जो मुद्दा हमारे यूथ में, हमारे जो BHU और जो IIT BHU है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रतिनिधि इस चीज को आगे रखें। अभी 2-3-4 महीने एक घटना हुई थी IIT BHU में, जहां पे वहां की एक छात्रा के साथ हरासमेंट हुआ था। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो मामला पुलिस के संज्ञान में है और उस पर जांच भी चल रही है। हाँ, तो मैं इस मामले में यही कहना चाहता हूं कि इस मामले में क्यों हमारे प्रतिनिधि सामने नहीं आ रहे, क्योंकि बात यह है कि आप चाहते हैं कि मतलब रफ्तार पकड़े और असली अपराधी पकड़े जाएं। बिल्कुल इस तरह का अपराध क्षमा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का। मैं फिर आप लोगों के बीच में लौटूंगी और एक बार फिर से आपसे बात होगी, लेकिन फिलहाल चर्चा में लौटते हैं। ये तो राउंड 1 लोगों का इंटरेक्शन रहा, लेकिन मैं फिर आऊंगी आप लोगों के बीच में। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गुप्ता जी, ये तो बनारसियों की बात आपने सुनी, और इस बार एक चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार जीत तो रहे ही हैं, जीत का अंतर इस बार 10 लाख के पार होगा। ये गली गली में शोर है, बनारसी चुनावी चौपालों पर ऐसा ही शोर है। देखिए, अभी यहाँ पर बनारस की जनता जो रोजगार बता रही थी, वो ऑटो चलाना रोजगार समझने लगी है। हकीकत ये है कि रोजगार शब्द ही खत्म हो चुका है, शब्दकोश से प्रधानमंत्री के खत्म हो गया। आज भी उनके मैनिफेस्टो में रोजगार को लेके कुछ नहीं है। यही ऑटो चलाना रोजगार रह गया है हिंदुस्तान में? क्या कोई नौकरी नहीं निकलेंगी? मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ युवा खड़ा हुआ है, ये क्या सिर्फ ऑटो चलाएगा, इसी को रोजगार मिलेगा? हकीकत यह है कि रोजगार पर कोई बोलने को तैयार नहीं। आज बच्चे ने बिल्कुल सही बात करी। अगर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का अगर कार्यकर्ता बलात्कार करता है तो ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है कि वो जनता को आकर सबसे सामने कहे कि गलती हुई है और उसकी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। 2 महीने तक वो घूमता रहा और चुनाव प्रचार करता रहा। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को एड्रेस क्यों नहीं करती जो 2014 में करती थी? बहुत हुई महंगाई की मार। क्या है पेट्रोल का प्राइस, क्या है डीजल का प्राइस, क्या है गैस सिलेंडर का प्राइस, दाल कितने में है, तेल कितने का है, जो पकौड़ा तलने का तेल था। आज रोजगार सिर्फ पकौड़ा तलने के नाम रह गया है, नाले की गैस से चाय बनाना रह गया है। मैं पूछती हूँ कि आज अगर आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण देंगे कहाँ? ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई आरक्षण बचाने की है और इस देश में लोकतंत्र बचाने की है, लोकतंत्र की मर्यादा बचाने की है। इस देश में रोजगार देने की लड़ाई है। और आज 10 किलो राशन अगर फ्री देने की बात करती है कांग्रेस पार्टी, तो उसमें तेल भी देगी, उसमें चावल भी देगी। हकीकत यह है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां 15 अगस्त के बाद भर्ती चालू हो जाएगी। 1 लाख रुपए सालाना हर महिला को, गरीब महिला को उसके अकाउंट में जाना स्टार्ट होगा। यह है कांग्रेस पार्टी की घोषणा है। आपने विस्तार से बात रखी, सारे सवाल उठाए और जिनका इंतजार था, जिनसे जवाब लिया जाएगा, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हैं। गौरव जी, अभी तक की जो चर्चा हमने की उसमें लगातार विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं रोजगार के मुद्दे पर। उनका ये कहना है टूरिज्म बढ़ा है, कोई रिक्शा चला रहा है तो आप उसको नौकरी नहीं कह सकते। किसी ने होटल खोला है, स्टे होम का कॉन्सेप्ट दिया है तो ये नौकरी नहीं है। ये बेसिकली आप लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं, आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है? बनारस मॉडल के बारे में भी बताइए और सरकार के काज के बारे में भी बताइए। देखिए, विपक्ष जो है बेरोजगारी और महंगाई 2 का गाना गाना शुरू किया है 2014 से ही, लेकिन देश की जनता
निरंतर अधिक से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बनाते चली आ रही है। अभी हमारी बहन कह रही थी कि 1 लाख रुपए मिलेगा, 8,500 रुपए मिलेगा। 17 लाख करोड़ का अधिभार भारत की अर्थव्यवस्था पर आया। 44 लाख करोड़ की भारत की अर्थव्यवस्था है। जरा ये बताएं कि वो पैसा कहां से आएगा, किसके पॉकेट से आएगा। तो इस तरह का झूठा वादा जनता के बीच में करके बरगलाना कितना बड़ा धोखा है देश के साथ। जिन लोगों ने लाखों करोड़ के घोटाले किए इसी देश में, 1,80,000 करोड़ का घोटाला, 1,40,000 करोड़ का घोटाला, जीप घोटाले से लेकर के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले तक केवल घोटालों का रोजगार चलाया देश में। और बेरोजगारी याद आ रही है। और पकोड़ा तलने वाले, ऑटो चलाने वाले, टोटो चलाने वाले अपना परिवार चला रहे हैं। क्या उसका अपमान आप नहीं कर रहे? क्या वो इस देश का सम्मानित नागरिक नहीं है? क्या उसे हक नहीं है अपना कर्म करने का? वो लूट नहीं रहे, वो डकैती नहीं डाल रहे हैं। जिस तरह सरकार में आने के बाद आपकी सरकारों ने डकैती डाला है सरकारी खजानों पर, वो अपने कर्म से, अपने मेहनत से 2 पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। रही सरकारी नौकरियों की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही 10 लाख से अधिक केंद्र में नौकरियां दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 लाख से अधिक नौकरियां दी है। पेपर हुए हैं, इसके अलावा लीक हो गए हैं। सरकारी नौकरियां राज्यों में सिर्फ 2% और कुल मिला के 10% से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं होती। आप ये बताइए, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, 50 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन निर्गत हुआ है। 25 लाख करोड़ से रुपया दिया गया है युवाओं को, जो स्वरोजगार आज अपना परिवार चला रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोग जब सरकार में रहे तो मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थी, भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर आया है। यहाँ ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की अर्थव्यवस्था से भी छोटी अर्थव्यवस्था थी। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकर आते हैं, क्योंकि एक बारी में सब लोग इस तरह एक दूसरे पर हमलावर होंगे तो बात क्लियर कन्वे नहीं होगी। सत्यप्रकाश जी 20 सेकंड और उसके बाद जवाब उसका गौरव जी से लेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि कितना लाख करोड़ का कर्ज पड़ेगा। ये बताइए, जब आपने 16 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योगपतियों का माफ कर दिया एनपीए करके, गरीबों का पैसा लेकर के, तो कौन से देश के ऊपर कर्ज बढ़ गया? मैं अपनी बात रख दूं, मैं अपनी बात रख दूं, मैं अपनी बात पूरी रख दूं, मैं अपनी बात रख दूं। आपने उनका कर्जा इसलिए माफ किया क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आप चंदा ले सके। आपने चंदे के नाम पे जो धंधा किया है ना, वो गलत है, वो गलत है। गरीबों का पैसा अगर आपने माफ किया है तो वो सरासर गलत है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। क्यों आपने चंदा दिया? क्यों आप स्थिति पे ला दिए थे? मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अगर आप मुझे मौका देंगे मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 10 सेकंड बात पूरी कर ले, उसके बाद हम आपका विस्तार से देखिए। दूसरी बात, इन्होंने रोजगार की बात की, उससे पहले मैं पिछले अपने बात में मैं आना चाहता हूं कि मैं महामना बगिया को बिल्कुल इस बात से सिरे से खारिज करता हूं जो आपने बात कही कि हम लोग कम आकर हैं। ये महामना की बगिया है, मालवीय जी की धरती है, इसको हम सरासर हम नहीं आंक सकते। इस बात का मैं खंडन करता हूं। और दूसरी बड़ी बात, मैं बार बार कह रहा था कि हम प्रधानमंत्री को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बनारस जैसा एक अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल तौर पे आप कह लीजिए जो विश्वविद्यालय है, नया क्यों नहीं लग गया? हम इसकी बात कर रहे थे। हम महामना बगिया को छोटा या बड़ा नहीं कर रहे थे। अब आपकी बात हो रही थी, जब आपने जो कागजी व्हाट्सएप वाले जो ज्ञान है ना, जब आप जनता को दे रहे थे, तो यहाँ से आवाज आ गई कि क्या सच्चाई है। और दूसरी बड़ी बात बनारस जो पैमाने हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जब आप 30 लाख करोड़ के, मैं बार बार कह रहा हूं, 30 लाख करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं होती। जब आप एमओयू साइन करते हैं और आप कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे एमओयू उत्तर प्रदेश में साइन हुआ, तो क्यों नहीं एक भी कारखाना उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस बनारस की धरती में लगा? ये हमारी उम्मीद है। गौरव जी आपका जवाब, बनारस का विकास मॉडल समझाइए। वो कह रहे हैं कि आप कारखाना नहीं लगा पाए इसलिए विकास नहीं हुआ। देखिए, काशी के विकास की जहां तक बात है, पूरे दुनिया काशी के विकास को देख रही है। ये वही शहर था जो जीते जी मोक्ष मिल जाता था। चलने लायक स्थिति नहीं थी, अपराध था, गंदगी का ढेर था, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था।
आज काशी बोल रहा है। जिस प्रकार मां गंगा इधर बह रही है, उसी तरह से विकास की गंगा भी काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहाई है। धीरे-धीरे दो घंटे जाम में फंस रहे हैं लोग। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र हो, ईरी हो, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट हो, अटल आवासीय विद्यालय हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ये सब काशी के अंदर खुला है। शायद इनको जानकारी से भी जवाब आ जाए। इनको जानकारी नहीं है। पेरिसेबल कार्गो उत्तर प्रदेश डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो काशी से जुड़ रहा है, वो काशी में, काशी से जुड़ने वाले वो सारे शहर, चाहे गोरखपुर हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, सभी 4 लेन 6 लेन से जुड़ चुके हैं। यहाँ तक कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जुड़ चुके हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक विकास का एक ऐसा मॉडल, इसी पूर्वांचल के लोग मजबूर होते थे रोजगार के लिए बड़े शहरों में जाने के लिए। और ये अपराध की, एक्सपोर्ट की नर्सरी थी, ये लेबर को एक्सपोर्ट करने की नर्सरी थी। आज वो डिस्कोर्स बदल चुका है। काशी का, पूर्वांचल का आज स्टार्टअप कर रहा है इसी विश्वविद्यालय में। राज्यों में थे वो अब यहीं पर कोई ना कोई रोजगार या स्वरोजगार पा रहे हैं। निश्चित 12 करोड़ से ज्यादा ट्रैफिक जब बनारस में आती है तो वो रोजगार साथ में लेकर के आती है। भावना जी बताइए, यहाँ पर जनता से भी ये बात आई थी, एक टूरिस्ट ने कहा था कि भाई जब हम यहाँ आते हैं तो हमको किराया होना पौना या बताया जाता है या ज्यादा दाम बताए जाते हैं। तो ये किसी शहर के लिए फायदेमंद स्थिति है। टूरिस्ट को जाहिर सी बात है, जिसकी पॉकेट से पैसा जाता है वो सोचेगा कि कम से कम में काम हो जाए। लेकिन इस स्थिति को आप एक शहर के लिहाज से कैसे आंकेंगी? देखिए, वाराणसी में पर्यटन बहुत बढ़ा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हम नहीं, आंकड़े कहते हैं कि वाराणसी का पिछले ही 1 वर्ष का देख ले, काशी पदयात्रा का शहर था, एंशिएंट सिटी थी, इसका उतना कैपेसिटी, उस तरह का मॉडर्न, इतना क्राउड को एब्जॉर्ब करने की इसकी कैपेसिटी थी। पर जब टूरिस्ट आया तो मोस्ट वेलकम। उस टूरिज्म के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एफर्ट की भी जरूरत थी, जिससे यहाँ के लोकल लोग भी थोड़ा कन्वीनियंस के मोड में रहते। मैं दशाश्वमेध घाट पर मेरा जन्म हुआ है, गंगा के किनारे। मैंने गंगा पर काम किया है। आप अभी पर्यावरण की भी बात कर रहे थे। गंगा की जो स्थिति है, ना वो गंगा एक्शन प्लान से सुधरी, ना वो नमामि गंगे से बहुत सुधर पाई। मतलब अगर हम फेयर एनालिसिस करें इसका, तो दावे हम बहुत सारे कर सकते हैं, पर मैंने जो अपनी बात शुरू की थी वो ये कहा था कि काशी को हम एक सिरे से नकार नहीं कर सकते हैं ये कहकर कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। हायर एजुकेशन की एक बात आई, हायर एजुकेशन को लेकर हम लोग भी आज परेशानी में हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का जो काम हो रहा है, मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंध रखती हूँ, इतना कंफ्यूजन है उसमें कि लगता है कि इसको हम जो पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, इससे हम क्या हासिल करेंगे। फिलहाल अभी एक गौरव जी, शिक्षा के क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि युवा हैं, वो देश का भविष्य हैं, और जाहिर सी बात है जब वो पढ़ते होंगे तो भी बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, और जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आगे क्या करना है तब भी सवाल मन में आते हैं। तो क्या व्यवस्था बंदोबस्त सरकार की तरफ से, रिफॉर्म्स के नाम पर क्या ये कोई कंफ्यूजन है जिसे क्लियर नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कई एवेन्यूज खुले हैं, कई द्वार खुले हैं, और नई शिक्षा की जो नीति आई है, उस शिक्षा की नीति में स्किल्ड एजुकेशन पर ज्यादा फोकस्ड है, और निश्चित रूप से वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का युवा स्किल्ड हो, ना कि जिस तरह से पिछली सरकारों ने कि खतौनी लाइए, मान्यता लीजिए, कॉलेज खोलिए और डिग्री बेचिए और उनको बेरोजगारों की कतार में खड़ा कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी स्किल इंडिया मूवमेंट हो, डिजिटल इंडिया मूवमेंट हो, आज पूरी की पूरी एक पीढ़ी डिजिटल तैयार हो गई है और बहुत अच्छा कर रही है। सेकंड फास्टेस्ट ग्रोथ स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का है पूरे दुनिया में, और वो हमारे युवा ही कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो। अभी उत्तर प्रदेश की हो रही थी, सैमसंग की यूनिट उत्तर प्रदेश में लगी, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भारत बना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर में आज 21,600 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्ट भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी भारत ने 2000 में सिर्फ 600 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। आज 143 कंट्रियों को, 143 देशों को भारत की रक्षा के जो उत्पाद हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। निर्भरता आई है, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में। तो एवेन्यूज बहुत है, और युवाओं के उस हिसाब से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, ढोना पड़ेगा। प्रियंका जी, इनसे पूछिए कि एक आईटी सेक्टर लगा हो अगर बनारस में, तो कोई मुझे बता दे।
एक भी आईटी सेक्टर नहीं आया और ये बात कर रहे हैं एआई की और ये बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी नौकरियों की। अब इनसे ये पूछे कि मनरेगा के मजदूर भी मजदूरी पाने के लिए यहाँ प्रदर्शन करते हैं तब मिलता है। नाला साफ करते करते 4 मजदूर मर गए। आप बताइए कि किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, कम से कम इतना तो नहीं होना चाहिए। और किसी का क्षेत्र हो तो चलो भी दिया जाए। मैं पूछना चाहती हूँ, आज भी लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, पानी साफ नहीं मिल रहा है। हकीकत ये है कि जब यहाँ काम होता है तो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं। ये बोल रहे हैं गुजरात से आते हैं, और यहाँ का आदमी सिर्फ मजदूरी करता है। सारे जितने भी गुजराती हैं सब यहाँ आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कमाते हैं पैसे और चले जाते हैं, और यहाँ बनारस का आदमी सिर्फ और सिर्फ मजदूरी कर रहा है। ये हकीकत है। सत्यप्रकाश जी, उसके बाद गौरव जी। देखिए, आपने डिफेंस कॉरिडोर की बात की उत्तर प्रदेश के, तो मुझे लगता है कि मुझे सबको आपको जानना चाहिए कि डिफेंस कॉरिडोर कहाँ लग गया और कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। ये बड़ा सवाल, ठीक है। और दूसरा, आपने बात कही उद्योग जगत की, तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आप बनारस छोड़ दीजिए। बनारस के 10 जनपद इधर, 10 जनपद इधर और 10 जनपद इधर और 10 जनपद इधर चले जाइएगा, कौन सा कल कारखाना लग गया, इनसे भी सवाल पूछ लेगा, ठीक है। देखिए, कागज और टीवी में तो इतना चल रहा है ना, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी मतलब क्योटो बनाऊंगा। ये अखबार में आया था, मैं कह रहा हूं, हमने नहीं कहा, सबने कहा कि हम हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप क्योटो के नाम पे बनारस को इतना टोटो देगा कि साला हर आदमी, आपको मैं बता दूं कि 2-2 घंटे जाम में फंसा रहा है। आपने डेवलपमेंट की बात की, तो आपने वरिष्ठ पत्रकार, लास्ट 1 मिनट का वक्त है, मैं आपने वरिष्ठ पत्रकार ने बिल्कुल सही कहा कि जो पैमाने तय होने चाहिए थे डेवलपमेंट के बनारस के नाम पर, वो बिल्कुल नहीं है, उसको फिर से रिवाइज करने की बिल्कुल जरूरत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे अखिलेश जी। विकास सतत प्रक्रिया है। एक दिन, 1 साल या 5 साल की अवधि में विकास के कार्य को नहीं बांधा जा सकता। विकास की ये प्रक्रिया शुरू हुई, पिछली सरकारों ने भी किया होगा, ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने। यह सरकार अभी मोदी जी के दो कार्यकाल रहे हैं, हाँ। इसमें भी विकास का कार्य हुआ और ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। रही बनारस की बात या पूर्वांचल की, अखिलेश जी, आपने कहा विकास एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, रातों रात कुछ नहीं बदल जाता, बस प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, फेयर तरीके से चलनी चाहिए। तो पूर्व में क्या ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्या अलग है? पूर्व में कुछ गति धीमी थी, हाँ। इस सरकार में विकास की गति थोड़ी बढ़ी है। हम बनारस में के आसपास रिंग रोड की बात करें, यह सुविधा हमारे पास आई, आपने उठाया या आप भी उठा रही हैं कि ट्रैफिक जाम की समस्या है। जब आबादी बढ़ेगी, पर्यटक आएंगे तो निश्चित तौर पे वाहनों की संख्या सड़क पे बढ़ेगी। सड़कें हमारी सकरी हैं, उसका विकल्प प्रशासन को तलाशना चाहिए। हो सकता है प्रशासन तलाश भी रहा हो और उसका विकल्प तैयार किया है। ठीक है, गौरव जी। देखिए, एक विषय उठा जातियों का, बाहरी और भीतरी का। ये पूरा जो घाटों का जो कॉरिडोर है, कोई भी घाट का व्यक्ति ने नहीं बनाया है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य इस में कलाड़ी से चल करके आते हैं और यहाँ से दिग्विजय करते हैं। विवेकानंद जी कलकत्ता से चल के आते हैं और यहाँ से वैश्विक यात्रा करते हैं। हाँ। रानी अहिल्याबाई होलकर महाराष्ट्र से आती हैं और काशी में मंदिर बनाती हैं। तो ये एक जो बाहरी और भीतरी का जो ये भेद है, ये मुझे लगता है कि ये गलत नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, इसको नहीं खड़ा करना चाहिए। काशी देश के सभी के दिलों में बसती है। मुझे शो क्लोज करना है क्योंकि समय अब इजाजत नहीं, लेकिन लगातार हम बनारस के अंदर ही मौजूद हैं। कल फिर आपके साथ हम हाजिर होंगे, इसी मंच से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान भी हमारे साथ होंगे, बनारस की जनता भी हमारे साथ होगी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और बहुत शुक्रिया बनारस की जनता का। ताली बजा दीजिए आप सभी लोग, खुलकर आपने अपनी बात रखी है। तो अंतिम दौर में ये लोकसभा चुनाव लड़ाई है, 13 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां और बीजेपी जी जान से हैं अपने वोटर्स को बाहर निकालने, वोटिंग परसेंटेज बढ़े इस पर फोकस करने और ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, यही सबका मकसद है। अपने अपने पक्ष को जिताने की कोशिशें और रणनीति अब ग्राउंड पर नजर आती है। इस शो में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।